हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं अपनी नई वीडियो के साथ। और हमारी वीडियो आज जो है वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर है। काफी दिनों बाद मैंने फिर से वीडियोस कई स्टूडेंट्स के कहने पे स्टार्ट किया है और मैं यही चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। पहले अगर आपको लगे कि ये टॉपिक और जो चीजें मैंने पढ़ाई वो रेलेवेंट है तो आप उसे फॉरवर्ड करें और लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि मैं ऐसे ही हर चैप्टर वाइज टॉपिक को उठा के, हालांकि वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन हर चैप्टर से हर टॉपिक को उठा के एक्सप्लेन करते चलूंगा। मैं ये चाहता हूं कि इस टाइम पे जो बच्चों के पास जो कंडीशन हमारे इस समय इकोनॉमी में है वो कंडीशंस बहुत ही खराब कंडीशन है। जैसे कह सकते हैं कि जिस पैंडेमिक की वजह से काफी इफेक्ट हुआ है लोगों को, ठीक है। कई पेरेंट्स तो ऐसे भी रहे। बीइंग अ टीचर आई रियलाइज द पेन ऑफ द स्टूडेंट्स। अभी मेरे यहाँ पे एक बच्चे जो मैं नहीं चाहता था कि ये बच्चा स्कूल से जाए। हमने कई लोगों ने मिलकर भी कोशिश की कि वो बच्चा ना जाए, बट उसके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं माने। इवन हमने ये तक कहा कि हम 3-4 टीचर लोग मिलके या कुछ भी करके फीस अफोर्ड कर सकते हैं, बट उनको नहीं लगा। कुछ स्वाभिमानी लोग होते हैं जिनको चीजें खराब लग जाती हैं। तो इसलिए मैंने ये एक पैटर्न तैयार किया है कि हर चैप्टर के टॉपिक वाइज उसको एक्सप्लेन करूंगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी पेड है, यहाँ टोटली सब कुछ फ्री है और एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करते चलूंगा। और मैं आपसे एक चीज और कह रहा हूं, आज मेरी वीडियोस जितनी भी आपको मिलेंगी सारी की सारी फ्री मिलेंगी। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं, आने वाले टाइम में अगर ये बहुत भी ऊंचे लेवल पे चली जाती हैं तो ये कभी भी मैं इनको पूरी लाइफ टाइम पेड नहीं करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो हम इंडियन इकोनॉमी से पहला चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इससे हम क्या समझते हैं? पहली बात तो हमारे समझ में ये आता है कि सर ये जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं जस्ट बिफोर द इंडियन इंडिपेंडेंस। 15 अगस्त 1947 1947 से पहले के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। और मैं मानता हूं और मेरा मानना यही है कि अगर हम किसी भी चीज को पढ़ना शुरू करें तो पहले उसके बेसिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, तो हमें फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ती कुछ भी। तो अगर हम बात करते हैं कि बिफोर द इंडिपेंडेंस, तो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या किया, कैसे क्या रहा, कैसे हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया, किस तरीके से उन्होंने अपना फायदा किया, ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस हियर। बट फर्स्टली व्हाट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th कि अगर आप किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को जानना चाहते हैं तो आप वहां के लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को देखें। एंड द लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी। इन 3 चीजों पे लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो डिपेंडेंट होता है। तो हम ये सारी चीजों को आज जो डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारी आज इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो आज हमें सारी चीजें मिली, ये कुछ ना कुछ इनके जो रूट्स हैं सारे के सारे हिस्ट्री से निकल के आते हैं। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, पास्ट में जाना पड़ेगा हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने के लिए। ये तो एक पहला स्टेप है जिसमें हम इन पास्ट में चले जाएंगे और पढ़ेंगे अपनी इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं थोड़ा ध्यान दें। अगर मैं बात करता हूं बिफोर द इंडिपेंडेंस, तो ये जो पीरियड था वो 2 पार्ट में डिवाइड था। एक था जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और एक था जो ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे उससे पहले। तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में नहीं आए थे उससे पहले कई कंट्रीज ने ये सोचा था कि हम इंडिया से ट्रेड करें। Why? Because India is
फुल ऑफ रिसोर्सेज, रिच फुल रिसोर्सेज थे हमारे पास, जहां पे पूरा वर्ल्ड हमारे यहाँ से ट्रेड करने को तैयार था। फ्रांस, इटली, सब बड़ी बड़ी मार्केट्स इंडिया में स्टेबल होना चाहती थी, लेकिन सक्सीड कौन हुआ? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने क्या किया? अपने आप को इंडिया में स्टेबल किया इन 17th सेंचुरी, 1600 में वो आए एज अ कंपनी हमारे यहाँ, और एज अ कंपनी उन्होंने ट्रेड स्टार्ट कर दी। क्यों स्टार्ट कर दी? इसलिए क्योंकि हम थोड़ा सा इसमें पहले पीछे चले जाते हैं इंडियन इकोनॉमी में। जब हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स नहीं थे, तो हमारे यहाँ जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बहुत स्ट्रांग थी। क्यों? 85% ऑफ द पीपल इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, एंड जो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज थी, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो थी, वो वर्ल्ड वाइड अपने कॉटन, सिल्क, जूट की वजह से बहुत फेमस थी। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स की वजह से बहुत फेमस थी, स्टोन वर्क की वजह से बहुत फेमस थी, और अच्छी खासी इकोनॉमी हमारी चल रही थी, और लोग अपनी कह सकते हैं लाइफ को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ था लोगों ने। बट आफ्टर द अराइवल ऑफ द कंपनी ने जब हमारे यहाँ कदम रखा और ट्रेड स्टार्ट कर दी, तो हुआ क्या? कंपनी को धीरे धीरे फायदे के बजाय घाटा होता रहा। तो ब्रिटेन ने देखा कि क्या कंपनी कर रही है, इसको घाटा ही होता जा रहा है। क्यों ये हुआ? क्योंकि देखिए, चोर लोग हर जगह बैठे हैं। अंग्रेज जो थे उनमें भी बहुत सारे चोर थे। उन्होंने किया क्या? उन्होंने अपना पेट भरना शुरू कर दिया और इंडिया में खुद को स्टेबल कर लिया। तो इस वजह से ब्रिटेन ने क्या किया? तो आने वाले टाइम उन्होंने देखा कि ये सब तो है, लॉस में ही जा रहा है, कंपनी सारी लॉस में ही चल रही है, हम उल्टा पैसा लगाते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने कंपनी रूल से हटकर क्राउन रूल स्टेबल कर दिया इंडिया में 1857 के बाद। तो मतलब अब पूरी तरीके से कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट हो गया इंडिया में। कॉलोनियल पीरियड डिफाइन वेयर द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर गिवन बाय द ब्रिटिशर्स, जहां पे सारे रूल्स और रेगुलेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। उस पीरियड को बोला गया कॉलोनियल पीरियड। तो अब हमने दो बातें की। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल जब नहीं था तब हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग थी, एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल की जब हम बात करते हैं तो कई ऐसे इकोनॉमिस्ट भी हुए हमारे यहां से जिन्होंने नेशनल इनकम को काउंट आउट किया एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। तो जब उन्होंने नेशनल इनकम को काउंट आउट किया तो उन्होंने पाया कि जो हमारी नेशनल इनकम है वो बहुत कम, यानी कि ओनली 2% है। तो जब वो 2% नेशनल इनकम की बात हुई तो उसमें लोगों का जिनका नाम आया, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे, वो थे, अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूं उनका नाम। पहले जो इकोनॉमिस्ट थे वो थे आपके वीके आरवी राव। वीके आरवी राव साहब की एस्टिमेशन जो थी बहुत अच्छी थी। इनके लिए बोला गया है नेशनल इनकम इन्होंने सबसे पहले काउंट आउट की थी, सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था नेशनल इनकम को काउंट आउट करने के लिए। इन्हीं के साथ एक और लोग थे जिनका नाम था आरसी देसाई सर। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ब्रिटिश रूल के टाइम पे ही इंडिया की नेशनल इनकम को काउंट किया था, जो कि नियर अबाउट 2% निकल के आई थी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं और भी कई लोग ऐसे हुए, दादा भाई नौरोजी, और इन लोगों ने भी इसमें इंडियन इकोनॉमी को काउंट आउट करने में, नेशनल इनकम को काउंट आउट करने में रोल प्ले किया। बट सिग्निफिकेंट रोल जो माना गया वो वीके आरवी राव जी का माना गया। ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट इज during the British rule, the conditions of India is basically dependent on these factors. And what are these factors? These factors are agriculture, industry, foreign trade, and we study in this chapter these points: demographic transition, occupational structure, infrastructure. We'll study each and every topic very clearly. So first of all I would like to discuss on agriculture.
व्हाट इज द condition of agriculture, what was the condition of agriculture at the time of independence? तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या कंडीशन थी एग्रीकल्चर की, पहले हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि भाई एग्रीकल्चर को भी ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए ही इस्तेमाल किया। उन्होंने किया क्या, उन्होंने जितना भी अनाज होता था वो उसमें से सारा कुछ अपने पास रख लेते थे, यही हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर उन्होंने उस एग्रीकल्चर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, उसमें कॉमर्शियलाइजेशन ले आए और अपने हिसाब से सारे खेतों का इस्तेमाल वो करते रहे कि जो वो चाहते थे वही प्रोडक्शन होता था। ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो हमने कहा फर्स्ट इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बारे में हमने पढ़ा तो हमने कहा सबसे पहला पॉइंट था लो प्रोडक्टिविटी एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम कह सकते हैं जब ब्रिटिशर्स का राज था तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम हुआ करती थी। प्रोडक्टिविटी क्यों कम हुआ करती थी, क्योंकि नेग्लिजिबिलिटी टूवर्ड्स दी फर्टिलाइजर्स, ब्रिटिशर्स बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे फर्टिलाइजर की तरफ। प्लस दूसरी बात क्या थी, टेक्नोलॉजिकली उन्होंने बिल्कुल ही लैंड इरिगेशन फैसिलिटीज को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। मतलब कोई मशीन्स, कोई इक्विपमेंट्स, कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं थे जिससे हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। दूसरा पॉइंट था लॉस ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट। लॉस ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व, व्हाई, बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, कहा था जमींदारी सिस्टम। ये सिस्टम में ऐसा होगा कि उन्होंने कुछ जमींदार अपॉइंट कर दिए थे, सो कॉल्ड टैक्स कलेक्टर्स, जो कि ओनर्स ऑफ द सॉइल बोले जाते थे। और उनसे बोला जो खेतों पे काम करेंगे उनको आप बोलेंगे टिलर्स ऑफ द सॉइल। तो उनसे आप जो है टैक्स वसूलेंगे और वो टैक्स जो है आप हमें देंगे, ठीक है। उसमें से कुछ हिस्सा आपके पास भी रहेगा और आपको पूरी आजादी है, आप उनसे जितना चाहे उतना अनाज ले सकते हैं। तो उससे हुआ क्या, बेचारे जो टिलर्स ऑफ द सॉइल होते थे वो सारा अनाज उनको दे दिया करते थे, उनके पास कुछ नहीं रह जाता था, जिसकी वजह से वो बेचारे दोबारा जब खेती करते थे तो उस खेती को सही से कर भी नहीं पाते थे, इतना पैसा उन्हें देना पड़ जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन फैसिलिटीज कोई भी नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने जितना भी पैसा लिया सब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है, अपनी अय्याशी के लिए। जमींदारों ने भी यही किया, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड को सही से कोई भी उसको सही से रिफॉर्म नहीं किया। कभी भी कोई कह सकते हैं मशीन्स में कोई भी और मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स कुछ भी बढ़ावा नहीं दिया उसको, कुछ भी मतलब नई टेक्निक्स को बढ़ावा नहीं दिया। वही पुराने रिफॉर्म्स, वही पूरी तरीके से पुरानी फार्मिंग को बढ़ावा ये लोग देते रहे। सब्सटेंस फार्मिंग लोगों ने बेचारों ने क्या किया, बस वो उनको पता ही नहीं था, वो बेचारे अपने हिसाब से खेती करते थे जो उनके पूर्वजों से चलती चली आ रही थी और अपने भर की खाली खेती किया करते थे, खाया पिया करते थे, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत कम हुआ करती थी। वो उन्होंने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। नाउ सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। लैंड होल्डिंग्स का जब डिवीजन हुआ तो उसकी वजह से ये हुआ कि जो कई मतलब बहुत अच्छा पार्ट था एग्रीकल्चर का, वो बहुत सा पार्ट जो था पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। और कह सकते हैं कि जो जमीनें विभाजित की गई वो अलग अलग टुकड़ों में हो गई, तो इसकी वजह से टिलर ऑफ द सॉइल थे वो उन पे पूरी तरीके से काम भी नहीं कर पाते थे, ध्यान नहीं दे पाते थे। अभी मैं अगर आपसे कहूं कि एक खेती का टुकड़ा यहाँ है एक दूसरी जगह है तो आप इतना अच्छा वर्क नहीं कर पाओगे। अगर यही एक ही जगह पे हो तो आप ज्यादा अच्छा वर्क कर पाएंगे, उस पे प्रोडक्टिविटी पे बढ़ावा दे पाएंगे, उसमें क्या कर सकते हैं वहां पे ज्यादा ध्यान देंगे उन चीजों को लेके, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी और ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी ये थी एग्रीकल्चर जो था वो, ये कंडीशंस थी एग्रीकल्चर की। अब इन कंडीशंस के कॉजेस थे, ये कंडीशंस क्यों थी ऐसी, वो हम अभी डिस्कस करते हैं बस। लेकिन उससे पहले मैं बात करूं, अगर आपसे पूछा जाए फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप बताएंगे लो प्रोडक्टिविटी, लॉस ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व, लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन एंड सब डिविजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। तो इनके पीछे के कॉजेस क्या थे, कॉजेस हम पढ़ेंगे बहुत ही जल्दी और
आपको कुछ पॉइंट्स फिर मैं बता दूं। कॉजेज देखिए, जब ये सारी चीजें पढ़ी तो उनके कॉजेज भी पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे ही हम जब इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो उनके कॉजेज हमें पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे ही हम पूरा डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे इंडिया की यहीं पे। तो हम बात करते हैं अगर, तो कॉजेज ऑफ बैकवर्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया कह सकते हैं। तो क्या कॉजेज थे? पहला था, सबसे पहला और मेन जो था वो था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। हम एक एक कॉजेज पे डिस्कस करते जाएंगे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम मतलब, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिटिशर्स ने जमीनों को क्या किया, अपने हिसाब से लोगों में बांटा। और कैसे बांटा? एक जमींदार अपॉइंट कर दिया और इस जमींदार से कहा कि तुम्हारे हिस्से में इतनी जमीन आई, यू आर द ओनर ऑफ द सॉइल एंड यू हैव अ फुल अथॉरिटी टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम दीज टिलर्स ऑफ दिस सॉइल। और उनसे तुम जितना चाहो उतना टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, उनके पास खाने को रहे या ना रहे, लेकिन हमें तुम इतना टैक्स दोगे। अगर तुम हमें इतना टैक्स नहीं दोगे तो ये जमींदारी तुमसे छीन ली जाएगी। तो जिसकी वजह से हुआ क्या, जमींदार क्या करता था, ज्यादा से ज्यादा टैक्स बेचारे जो टिलर्स ऑफ द सॉइल होते थे उनसे कलेक्ट करता था। पीजेंट्स, आर्टिजन्स, ये सब उनसे टैक्स कलेक्ट करता था और पूरा का पूरा किसको, अपने पास थोड़ा हिस्सा रख के सब ब्रिटिशर्स को दे दिया करता था। जिसकी वजह से हुआ क्या, जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे वो डे बाय डे एक्सप्लॉइट होते चले गए। और कह सकते हैं जो प्रोडक्टिविटी थी लैंड की वो डे बाय डे कम होती चली गई। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो दोबारा खेती कर पाए, इतना वो अनाज ही नहीं बचा पाते कि दोबारा उसे इंप्रूव कर पाए। और इस सिस्टम की वजह से एग्रीकल्चर जो था डे बाय डे डिक्लाइन होता चला गया। प्लस इस सिस्टम में इन्होंने एक चीज और इवॉल्व की, वो ये थी कि भाई अगर हम चाहेंगे तो तुम हमारे हिसाब से खेती करो, तो हम तुम्हें पहले से पैसे देंगे, लेकिन तुम्हें खेती इस चीज की करनी पड़ेगी जो हम बताएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में इन्होंने कई इंडस्ट्रीज स्टेबल कर दी थी और उस इंडस्ट्रीज को ये बढ़ावा देना चाहते थे, जिसके लिए इंडिगो की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा थी। तो ये ज्यादातर इंडिगो का प्रोडक्शन कराया करते थे। एंड यू ऑल नो वेरी वेल, इंडिगो के प्रोडक्शन के बाद होता क्या था कि जो वहां की फर्टिलिटी थी वो लैंड की खत्म हो जाती थी। द लैंड विल बी कन्वर्टेड इनटू द बैरन लैंड्स, जो कि लोगों के पास, बेचारों के पास आखिरी में खाने को भी नहीं रह जाता था। नाउ सेकेंड कॉज ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शलाइजेशन इन एग्रीकल्चर। कॉमर्शलाइजेशन मतलब अब इन्होंने कहा कि ये एग्रीकल्चर को इन्होंने कॉमर्शलाइज कर दिया। लोग जो अपने भर के लिए खाना और भोजन किया करते थे, उन्होंने क्या किया, वो क्रॉप्स जो वो सिर्फ अपनी फीडिंग के लिए किया करते थे, अब उन्होंने उनको डाइवर्ट कर दिया कैश क्रॉप्स की तरफ। कैश क्रॉप्स मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉटन करिए, ज्यादा से ज्यादा जूट करिए, ज्यादा से ज्यादा आप इंडिगो करिए, जो कि इंडिया में अच्छा खासा अमाउंट में प्रोड्यूस होता था। इन्होंने उसका प्रोडक्शन और बढ़ा दिया, टी का प्रोडक्शन और बढ़वा दिया, ताकि लोगों वो उसको उठा के ब्रिटेन भेज सके और ब्रिटेन में वो अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सके और उनको और बढ़ावा दे सके। आप जानते हैं जितने भी इन क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, ये थोड़े टाइम बाद क्या करते हैं, जमीन को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं और लोगों को लालच दे देके कि हम तुम्हें पहले से पैसे देंगे, और जब पहले से पैसे देंगे तो तुम इस चीज का प्रोडक्शन करो। तो जब उन्होंने कहा कि पहले से पैसे मिलेगा, वाह, पहले से एडवांस में पैसा मिल रहा है। लेकिन फिर जब एडवांस में पैसा मिलता था तो जब वो उनसे कोई चीज खरीदते थे तो वो अपने हिसाब से ही फिर उनको प्राइस दिया करते थे।
तो इस वजह से जो एग्रीकल्चर था हमारा वो पूरी तरीके से नष्ट होता गया, ठीक है। और जब कॉमर्शलाइजेशन आ गया एग्रीकल्चर में तो एक टाइम ऐसा आया जो फूड रिक्वायरमेंट फूड ग्रेन्स हुआ करते थे वो भी इंडियंस के पास नहीं बचे और भूखमरी की कंडीशंस पे इंडिया को लाके उन लोगों ने खड़ा कर दिया, सो कॉल्ड द कंडीशन ऑफ स्टार्वेशन। सो कॉमर्शलाइजेशन जो था वो पूरी तरीके से हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर को जो था वो नष्ट करता जा रहा था। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन वी टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ agriculture in India, the next point is low investment in agriculture. Low investment in agriculture क्यों? सारा का सारा पैसा कहाँ जाता था? ब्रिटिशर्स के पास। वो उस पैसे को एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं किया करते थे, वो उस पैसे को अपने लिए इस्तेमाल किया करते थे। जैसे मैंने 3-4 बार आपको बता चुका हूं कि वो पैसा वो जाकर ब्रिटेन में लगाते थे और हमसे कहते थे कि हम आपके यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारने के लिए वो पैसा इस्तेमाल करते हैं, और वो हमारे एग्रीकल्चर को ऐसे ही छोड़ दिया करते थे। कोई नई टेक्निक्स नहीं, कोई नई मशीन्स नहीं, कोई इक्विपमेंट्स नहीं। एग्रीकल्चर जो था वो आज भी फेस कर रहा था वही प्रिमिटिव फार्मिंग, मतलब पुराने तरीके से फार्मिंग को करने के तरीके, वैसे ही लोग खेती करते चले जा रहे थे और कोई पैसा खेती में नहीं लग रहा था। सारा पैसा कहाँ जा रहा था? ब्रिटिशर्स के पास। नाउ ये तो हो गई हमारी बात कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। पहले हमने बात की थी एग्रीकल्चर के बारे में कि क्या एग्रीकल्चर क्या क्या चीजें थी, एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी, और फिर उस कंडीशन को हमने कहा था क्या कंडीशंस थी, फिर उस कंडीशन को हमने बताया था उनके पीछे के रीजंस क्या थे कंडीशंस के पीछे के, ठीक है। तो अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री के बारे में और डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जो भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है, जो भी लिखा गया है वो आपको क्लियर नहीं है, यू कैन आस्क टू मी, कमेंट करिएगा, मुझे आप बताइएगा क्या चीज आपको नहीं क्लियर हुई। उसे हो सकता है मैं दूसरी वीडियो जब बनाऊं तो उसको जरूर क्लियर कर दूं, ठीक है, ताकि हम बस ये चाहते हैं कि सभी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से अच्छे तरीके से क्लियर होते रहें। नाउ इन द लास्ट, अगर अभी जब चैप्टर फिनिश होगा तो मैं कई ऐसे क्वेश्चंस भी आपको दूंगा, क्योंकि आपको पता है 12th में आपकी बार जो आपका सिलेबस आएगा उसमें से ये जो चैप्टर्स हैं ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस पे होंगे। तो हम एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस पे जरूर डिस्कशन करेंगे, उसमें हम असर्शन एंड रीजंस पे भी डिस्कशन करेंगे, उसमें हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पे भी, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पे भी, और एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन में ही आपको पता है कि आपके असर्शन रीजंस भी आएंगे और पैराग्राफ के बेस पे आपसे क्वेश्चंस भी किए जाएंगे। गॉट इट? तो ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ाई पे ध्यान दें इस बार, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं इस बार एमसीक्यूज है तो इजी हो जाएगा, नहीं, ये मत समझिए कि एमसीक्यूज है तो इजी हो जाएगा, इट मेक्स मोर टफ, है ना। तो आपको हर चीज को डीपली स्टडी करना है। गॉट इट? ओके, थैंक यू, और मुझे इजाजत दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी एक दूसरी वीडियो लेके आता हूं आपके लिए जो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।